हेलो डियर स्टूडेंट, मैं वीरभद्र मिश्रा आप सबका वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन चैनल में आपका तहे दिल स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम उस दिन की वीडियो में पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट और कुछ अन्य संविधान के बारे में पढ़े थे। और आज की वीडियो हमारा होगा भारत शासन अधिनियम, कैबिनेट मिशन योजना क्या था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या थे और भारतीय परिषद अधिनियम क्या था, संविधान सभा का गठन कैसा हुआ था। आज हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे और इसके आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम जो विदेशी स्रोत थे उसके बारे में पढ़ेंगे और जो प्रस्तावना है हम उसके अर्थों का गहन अध्ययन करेंगे, एक एक शब्द का, कि भारतीय प्रस्तावना जो है, संविधान की प्रस्तावना जो है वह किस प्रकार से वर्णित है। तो विद्यार्थियों, वीडियो शुरू करने पहले आप सबसे एक बार कह रहा हूँ कि आप जो है अगर चैनल पे नए हैं आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पहले से हैं आप लाइक और शेयर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसको बेहतरीन ढंग से पढ़ पाएँ। ये क्लास 6 से लेकर के जितने बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं इंटर के बाद, उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बच्चों उस दिन हम पढ़े थे पिट्स इंडिया एक्ट पढ़े थे और उसके बाद कुछ अधिनियम आया था। ठीक है, कुछ राजपत्र आया था, लेकिन हम कुछ अधिनियम के बारे में वर्णन कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में हमारा प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो जैसे विद्यार्थियों एक हमारा हेडिंग है भारतीय परिषदीय अधिनियम। मेरी बात को ध्यान सुनिए, सुनना और आप रफ में लेकर बैठना और हर एक पॉइंट को नोट करते चलना, क्योंकि हर एक चीज़ हम इसमें नहीं लिख पा रहे हैं और हम जो बोल रहे हैं आप उसको ध्यान सुनना। और हेडिंग के अंतर्गत जो भी नियम इस शर्त इसके अंतर्गत निकाला गया था आप पॉइंट बना करके आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो। तो भारतीय परिषदीय अधिनियम, यह जो अधिनियम है यह 1909 में निकाला गया था। यह अधिनियम भारतीय, इन सब के पहले 1909 आता है, इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा हूँ ताकि इस पर विशेष रूप से अध्ययन किया जा सके। तो भारतीय परिषदीय अधिनियम जो है 1909 में निकाला गया था और इसके तहत कुछ शर्त भी रखे गए थे, कुछ प्रावधान भी किए गए थे, कुछ कानून बनाए गए थे भारत देश में। ठीक है, तो पहली बात तो यह 1909 में निकाला गया था और उसके बाद इसमें जो इस समय जो भारत में जो वायसराय थे, ध्यान सुनना, इस समय 1909 में भारत के जो वायसराय थे उसका नाम था लॉर्ड मिंटो। क्या नाम था? लॉर्ड मिंटो। जैसे आप मिंटो नाम जानते हो ना, लॉर्ड मिंटो। ठीक है ना, तो लॉर्ड मिंटो जो है उस समय भारत देश के वायसराय थे और उन्हीं के द्वारा यह अधिनियम निकाला गया था। और उन्हीं के नाम से भी कभी कभी एग्जाम पूछता है कि मार्ले मिंटो अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार भारत में किस वर्ष आया था। तो मार्ले मिंटो सुधार भारत में 1909 में इसके प्रावधान रखे गए थे और इसका दूसरा नाम भारतीय परिषदीय अधिनियम है। इसके अलावा जो है मार्ले मिंटो सुधार में कौन कौन शर्तें रखी गई थी, आप मेरी बात ध्यान सुनना। जैसे इसमें जो पहला नियम निकाला गया था उसमें अंग्रेजों का बिल्कुल हमारे ऊपर दबदबा हो चुका था, तो उनके द्वारा जो नियम निकाला गया था, पहला नियम उसमें यह था कि जितने भी निर्वाचित सदस्य रहेंगे, जितने भी निर्वाचित सदस्य रहेंगे वो बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। पहला पॉइंट ये था। और उस समय भारत देश में पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। पहली बार, ये एग्जाम बहुत बार पूछा गया है कि पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ किस प्रावधान के द्वारा किया गया, किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो पहली बार पृथक निर्वाचन मतलब अलग अलग निर्वाचन। ठीक है ना, तो अलग अलग निर्वाचन पद्धति जो निकाला गया था वो इसी एक्ट के अंतर्गत निकाला गया था, इसी अधिनियम के अंतर्गत निकाला गया था। ठीक है ना, और इसमें जो है ना मुस्लिमों को विशेष रियायत दिया गया था, उनके लिए कुछ विशेष छूट भी दिए गए थे। ठीक है, और इसमें जो है विधान परिषद के जो सदस्य होते थे उनका चुनाव व्यवस्थापिका के सदस्यों का चुनाव करते थे। जो व्यवस्थापिका के जो चुनाव जो सदस्य होते थे ना वो इन्हीं के सदस्य होते थे। और इसका जो मेन अगला पॉइंट है वह यह है कि सदस्य में जो बजट प्रस्ताव किया जाता था, सदन में जो उस समय बजट या जो प्रस्ताव उसमें जो तैयार किया जाता था वह लोगों के हितों के बारे में प्रश्न पूछने के बाद ही उसका निर्णय लिया जाता था।
यह था मार्लियामेंटल सुधार में। तो मार्लियामेंटल सुधार में दो ही तीन प्रश्न हैं जो ज़्यादातर एग्जाम पूछते हैं। पहले बात यह पूछते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है, मार्लियामेंटल सुधार। यह कब लाया गया था, 1909 में लाया गया था। और अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि पहली बार पृथक निर्वाचन किस एक्ट के अंतर्गत, किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया जाता था, वह था भारतीय परिषदीय अधिनियम 1909 के तहत। ये था हमारा जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। ये बहुत जरूरी था, इसे मैंने आपको बताया था। और इसी के ठीक बाद 1919 में, कब, 1919 में भारतीय परिषदीय अधिनियम 1919, भारतीय परिषदीय अधिनियम 1919। इसके जस्ट बाद जो है इसमें भी कुछ सुधार किया गया था, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। इसमें क्या नियम निकाला गया था, आप मेरी बात को ध्यान सुनना। जैसे जो विधान परिषद का स्थान था 1909 में, विधान परिषद मैं बता दिया था, लेकिन 1919 में क्या हुआ, इसके दो भाग कर दिए गए। विधान परिषद के दो भाग बांट दिया गया, एक था उच्च सदन और दूसरा था तुम्हारा निम्न सदन, ठीक है ना। तो जो उच्च सदन होता था वह बिल्कुल राज्यसभा के समान होता था, वो राज्य परिषद था। और जो आपका निम्न सदन था वह आपका विधानसभा था, अर्थात उस समय द्विसदनीय विधानमंडल रूप ले लिया था इस एक्ट के अंतर्गत। एग्जाम पूछता है कि केंद्रीय विधान परिषद का स्थान द्विसदनीय के रूप में कब लिया गया था। तो 1919 के तहत भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में यह नियम निकाला गया था। और इसके जो मुख्य जो प्रणेता हैं, ठीक है, इसके जो मुख्य प्रणेता हैं वो थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्या, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसको दूसरा नाम ये भी कहा जाता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कब लागू किया गया था, तो वह 1919 में किया गया था। और इसका नाम भारतीय परिषद अधिनियम है, 1919 लागू हुआ था। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो है द्विसदनीय व्यवस्थापिका लगभग स्थापना किया गया था, एक था राज्य परिषद और दूसरा क्या था, विधान परिषद। और उसके बाद जो 8 प्रमुख स्थान थे, प्रांत थे, 8 प्रमुख प्रांतों में किसका शासन चलने लगा, गवर्नर का प्रांत कहा जाता था। जो 8 प्रमुख रूप से जो प्रांत थे, जैसे मान लो बंगाल वगैरह हो गया, 8 ऐसा जगह था कि जहां पर जो है द्वैध शासन की एक नई पद्धति शुरू किया गया था, ठीक है ना। अब द्वैध शासन का मतलब होता है कि दो लोगों का शासन होगा। जैसे मान लीजिए एक तो जहाँ भारतीय था, जो स्थानीय शासन था वो था ही, तो दूसरा जब द्वैध शासन लागू हो गया तो जो केंद्र था, जो मैंने बताया कि यहाँ पर दो सदनीय व्यवस्थापिका चलने लगा था, एक उसका शासन था और एक राज्य का शासन तो था ही आपके पास। तो इसीलिए जो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के अंतर्गत यह एक्ट निकाला गया था। और इस एक्ट के अंतर्गत एक नियम और निकाला गया था, वो था साइमन आयोग का गठन। साइमन आयोग का गठन इसी एक्ट के अंतर्गत किया गया था। और जो भी इसमें कमियां थी उसमें उस आयोग ने पूरा करने का वादा किया था, लेकिन वह ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। और जो है 1927 में जो है साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया था। और मैंने बता दिया आपको कि द्वैध शासन प्रणाली की जो स्थापना हुई थी वह इसी भारतीय परिषदीय अधिनियम 1919 के अंतर्गत किया गया था, अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अनुसार यह अधिनियम उस समय लागू किया गया था। अब हम एक दो छोड़ करके हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप जानते हो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो पता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो काफ़ी लोगों ने भाग नहीं लिया था, तो कांग्रेस भी भाग नहीं लिए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। फिर दूसरी बार सम्मेलन हुआ था तो गांधी जी ने भाग लिया था, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जो है वहाँ पे गांधी जी की बात नहीं सुनी गई थी, तो उन्होंने बहिष्कार कर दिया गया था। तो इन सब के चलते जो हमारा जो आज का जो मुख्य टॉपिक है वह भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत कुछ सुधार हुए थे। भारत सरकार ने 1935 ईस्वी में कुछ अपने देश में अच्छे शासन लाने के लिए कुछ नियम बनाए थे। और वो नियम पूर्णतः आप कह सकते हो कि अंग्रेज द्वारा ही बनाया गया था, क्योंकि जब अंग्रेज उसमें जान गए थे कि इसमें जो बिना भारतीयों के द्वारा हम उनके स्थानीय शासन को नहीं बना सकते, तो कहीं न कहीं उन्होंने क्या किया, भारतीयों को इसमें जो है इन्वॉल्व किया। इसमें जो शर्त हुए थे, पहली बात ध्यान सुनना। तो जब 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 चला था, तो उस समय इसमें 321 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे,
321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। कितने थे? 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। तो इस एक्ट के अंतर्गत कौन कौन से नियम निकाले गए, आप मेरी बात को ध्यान सुनना। जैसे इसमें पहला पॉइंट ये निकाला गया था कि जो शक्तियां होता था, शक्तियों का बंटवारा जैसे आज है, आज काफी नियम 1935 के अनुसार आज भी चला आ रहा है। जैसे शक्तियों का बंटवारा है ना, संघ सूची और राज्य सूची में क्या है, परिवर्तन कर दिया गया था, है ना। तो वर्तमान में 3 सूचियां पाई जाती हैं, ये उसमें भी थे। भारत शासन नियम 1935 में भी यह नियम निकाला गया था। इसमें जो है 3 सूचियां बनाई गई थी, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। इसमें इन सूचियों के अंतर्गत इन सबको विषय प्राप्त थे, अधिकार प्राप्त थे। संघ सूची मतलब जहाँ पे राज्य वाला अधिकार इनको दिया जाता था, केंद्र मतलब जो पूरे देश के लिए, ठीक है, ऐसे विषय में शामिल किए गए थे। समवर्ती मतलब होता है कि जिस भी विषय पर केंद्र और राज्य में अगर बहस होती थी, ठीक है ना, तो उसमें केंद्र सरकार का ही नियम सर्वमान्य होता था। और समवर्ती सूची में जो है ऐसे मामले आते थे जिसपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता था। तो पहला इसमें ये हो गया। और दूसरा इसमें ये हो गया था कि जो द्वैध शासन लागू किया गया था 19 में, पीछे बताया था कि 1919 में जो द्वैध शासन अधिनियम लागू किया गया था, वह जो है अब राज्य में न होकर, आप बताया था 8 राज्य में था, नहीं, अब वह जो है पूरे केंद्र में हो गया, ठीक है ना। तो जो द्वैध शासन व्यवस्था जो था, जो प्रांतों में लागू किया गया था, अब वह क्या हुआ, पूरे केंद्र के लागू किया गया था। ये पॉइंट हो गया। और इसके अलावा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किया गया था। फिर से केंद्र में 2 सदन वाली व्यवस्थापिका का स्थापना किया गया। एक का नाम था राज्य परिषद और दूसरा का नाम था केंद्रीय शासन। राज्य परिषद राज्य के लिए था और केंद्रीय मतलब पूरे देश के लिए था, ठीक है ना। ये अगला पॉइंट हुआ। और इसमें यह पॉइंट निकाला गया था कि जो प्रांतीय विधायिका है, मतलब मैंने बताया कि 3 प्रकार में बांटा गया था, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। तो जो इसमें प्रांतीय अधिकार थे, जो प्रांतीय विधायिका था, उसमें प्रांत के आधार पर, अपने स्थानीय आधार पर उनको विषय बनाने का अधिकार दिया गया था, उनके कार्य करने के लिए अधिकार उसको दिया गया था। ये था प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था, ठीक है ना। और इसमें एक और अलग चीज हुआ था, वही वजह हुआ था, इम्पोर्टेंट था, कि जो बर्मा को भारत से अलग किया गया था, वह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है भारत से जो है बर्मा को बिल्कुल अलग कर दिया गया था। और उसके बाद उड़ीसा और सिंध नामक 2 ऐसे गणराज्य की उसमें स्थापना किया गया था, ठीक है। इतना काम इसमें हुआ था। और इसमें एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ था, एक कुछ बैंक की स्थापना हुआ था। तो ये था आपका भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो मुख्य पॉइंट है, हमने आपको बता दिया था। इसमें कौन कौन से जो है अधिनियम के अंतर्गत शर्तें निकाली गई थी। इसके जो शर्तें हैं, जैसे हमारी 2-3 शर्त हो गया कि 2 सदनी व्यवस्थापिका आज भी चल रहा है, और जो 3 प्रकार की जो सूचियां बटी हुई थी वो भी आज चल रहा है। और उसके बाद जो है संयुक्त जो संघीय न्यायालय का स्थापना हुआ था, वो सब भी आज भी काफी बातें जो है इस अधिनियम से लिया गया है, ठीक है। अब इस अधिनियम में कुछ कमियां रह गई थी, इसलिए कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया। कैबिनेट मिशन योजना जो है यह 1946 में भारत आया, ठीक है। तो इस योजना के अंतर्गत हिंदू और जो मुसलमान थे वह काफी एकमत हो गए थे। उनके कहने का मतलब था कि हम क्या है, अब अलग हो जाएंगे तो समस्या हो जाएगी, है ना। तो 1946 में क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम क्या हो गए, एक हो गए। और एक होने के बाद इन्होंने फिर से कैबिनेट मिशन योजना की बैठक बुलाई। और इस बैठक में जो है इन्होंने अपने राज्य में भरकस अपने ही नियम लागू करने के लिए अत्यधिक प्रेरणा स्रोत बन गए थे, ठीक है। वो अंग्रेज भी जान गए थे। शिमला में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम जो लीग थी उसके बीच में थोड़ा सा समझौता हो गया था। और समझौता होने के बाद भी कैबिनेट मिशन ने यह तय किया कि भारत के भावी संविधान के लिए, आने वाले जो है कैसे भारत का संविधान बने, तो भारत के भावी संविधान के लिए भारतीयों को ही तय करना चाहिए उनको किस प्रकार से उनको संविधान बनाना है। तो ये जो है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर यह नियम बताया गया था। तो इसके अनुसार जो है संविधान में कुल 389 सदस्य उसमें थे ना, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, ये सारे थे इसमें, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा कैबिनेट मिशन योजना। इसके अंतर्गत जो है मैंने आपको बता दिया क्या हो गया कि कांग्रेस में, मुस्लिम में
और हिंदुओं में क्या हुआ था, एक मत हुआ था। और इनके अनुसार जो अंग्रेज थे वही माने थे कि भारतीयों को किस प्रकार संविधान बनाना है ये वही सुनिश्चित कर लें। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये हमारा लास्ट अधिनियम है। भारतीयों को 1947 में भारत देश आजाद हो गया था, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो है कौन कौन से नियम निकाले गए थे, बहुत ध्यान सुनना। किस योजना के आधार पर, माउंट बेटन, ये कोई पूछता है कि किस योजना के आधार पर, तो माउंट बेटन, कौन सा, माउंट बेटन, मैं लिख दे रहा हूं। माउंट बेटन योजना के आधार पर जो ब्रिटिश थे ना, जो अंग्रेज थे, वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के कुछ शर्त बनाए। ये शर्त इसलिए बनाया गया था कि हम भारतीयों अगर एकाएक आज़ाद कर देंगे तो दोनों देश में फिर से बहस हो जाए, क्योंकि अगर हम छोड़ने के बाद यहाँ कोई संविधान ऐसा है नहीं कि जो बना हुआ है। तो इसके चलते उन्होंने क्या किया, कुछ शर्त बना दिए थे कि जब तक दोनों देशों में अच्छे संविधान वगैरह लागू न हो जावे तब तक हम जो बना के जा रहे हैं यह नियम, यह इस नियम का पालन दोनों देश के लोग करेंगे। अब देखिए पहला पॉइंट इसमें क्या हो गया, सबसे पहले इसमें जो है पहला शर्त यह हुआ कि भारत और पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया गया था, और बांटने की जो तारीख थी वह 15 अगस्त थी। क्या थी, 15 अगस्त 1947 को यह तारीख निश्चित की गई थी कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राज्य, अलग अलग देश बन जाएंगे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया कि भारत का जो क्षेत्रीय विभाजन होगा, इसमें भारत का क्षेत्रीय विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में करने तथा बंगाल एवं पंजाब में दो दो स्थान बनाने का प्रस्ताव किया गया था। इस प्रकार से जो है पाकिस्तान को जो मिलने वाले क्षेत्र थे ना, वह अधिकतर जो भारत में सम्मिलित हो गए थे। ठीक है, इसमें जो अगला मेन पॉइंट है वो ये है, पूर्वी बंगाल हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया, और उसके बाद असम के जो सिलहट जिला है उसको पाकिस्तान में दे दिया गया था। ये जो तीन चार चीज मैं नाम बताए, कौन कौन सा, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल और असम के एक सिलहट जिला है। असम आज अपने में है, लेकिन उसका जो एक सिलहट जिला है वह किस में चला गया था, वो पाकिस्तान में चला गया था। ये सब इसमें जो है बटा हुआ था। और भारत में जो महामहिम की जो सरकार थी, गवर्नमेंट की जो सरकार थी, वह इनको अलग करने के बाद इन्हें पहले बात बता दिया था कि अंग्रेजों का जो वह नियम यहाँ से समाप्त हो जाएगा, ये भी उसे पारित किया गया था। और दोनों के लिए, पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए जो है एक अलग अलग गवर्नर की या इनके सरकार की स्थापना होगी ना, और दोनों के लिए अलग अलग एक विधानमंडल होगा जिसे अपने देश में जिस प्रकार से नियम चाहे वो उसको लागू कर सकता है। और उसके बाद यह इसमें यह निकाला गया था कि गवर्नर जनरल को एक ऐसा इसमें व्यवस्था बनाना है, एक ऐसी व्यवस्था इसमें लागू करना है कि जो कि आने वाले समय में संसद का दर्जा देते हुए लोगों के मामले में पूर्णतः हस्तक्षेप कर सके। ठीक है, ये था हमारा 1947 का नियम। और उसके बाद है संविधान सभा का गठन। अगली हमारी हेडिंग है संविधान सभा का गठन। आप ध्यान सुनते चलिएगा। इस योजना के अंतर्गत कैबिनेट मिशन योजना, तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो है संविधान सभा नवंबर महीने में 1946 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना, तो आपको पता होगा, मैं उस दिन भी मैंने बताया था कि 9 दिसंबर संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। एग्जाम बहुत बार पूछा गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो वह बैठक हुई थी 9, मैं लिख दे रहा हूँ, चलो छोड़ो, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, यह कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। इसमें जो है बुजुर्ग होने के नाते डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को क्या हुआ था, अध्यक्ष बना दिया गया था। लेकिन 2 दिन के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, और अंत तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही जो है इस संविधान सभा के पूर्णतः अध्यक्ष रहे। ठीक है ना, तो विचार विमर्श संविधान सभा का 1946 में ही शुरुआत हो गया था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक क्या है हमारा संविधान बनने में काफी समय लगा, और कुछ समितियां बनाई गई थी। जैसे मान लीजिए कि ये एग्जाम बहुत बार पूछा जाता है, मैं इसके टिप बता दे रहा हूँ। जैसे पूछा जाता है कि संघ
संघ शक समिति के अध्यक्ष कौन थे, या संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जिसमें संघ शब्द लगा रहा है पहले, इसके जान लेना उसके अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू है। आज पूछेगा कि संघ समिति के अध्यक्ष कौन है, या संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, ठीक है ना, या जिसमें संघ लगा रहे, आप समझ जाना कि जो है इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दूसरा से पूछा कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, किसका, प्रांतीय, प्रांतों का। तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे ही जो है एक और थे, अल्पसंख्यक उप समिति किसे बनाया गया था, तो वो थे JB के प्राणी। तो इन सबको जो है बड़ी बड़ी समितियां थी, इन सबको अधिकार दिया गया था कि ये सब क्या संविधान बनाने में सबका महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे ऐसे छोटे मोटे समितियों का जो है सबको अध्यक्ष बना दिया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संचालन समिति बना दिया गया था, ये अध्यक्ष तो थे ही, इनको संचालनकर्ता भी बना दिया गया था। और इस प्रकार से जो है कुछ अनेक छोटी समितियां भी बनी थी। और लेकिन जो इसमें से मेन समितियां थी वो था हमारा प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में आप समझ लीजिए यही मेन समिति था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो प्रारूप समिति में जो है कुल मिलाकर के 6 सदस्य थे शुरुआत में। प्रारूप समिति में जो है कुल मिला के 6 सदस्य थे, लेकिन बाद में जो है 7 हो गए थे, बाद में जो है 7 हो गए थे। अब अगर आप इसमें भीमराव अम्बेडकर को अगर आप लोगे तो 7 हो जाएंगे। अगर एग्जाम पूछता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। और इनका अध्यक्ष कौन था, तो इनके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर दिया गया है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब इनके अलावा कभी कभी 6 में से पूछ लेता है कि वो 6 कौन है जो इनका साथ दे रहे थे, है ना। आप उसको नोट कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। जैसे पहला थे N गोपाला स्वामी आयंगर। पहले व्यक्ति कौन थे, N गोपाला स्वामी आयंगर। दूसरा कौन थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। दूसरा कौन थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और उसके बाद जो तीसरा थे वो कौन थे, डॉक्टर KM मुंशी ना। फिर कौन था, मोहम्मद सादुल्ला थे। फिर BL मित्र थे। और कौन थे, DP खेतान थे, है ना। तो कुछ लोग जो है इसमें से पहले से त्यागपत्र दे गए थे। जैसे मान लीजिए कि DP खेतान का जो मृत्यु हो गया था, तो उनके स्थान पर जो है N माधवराव फिर कृष्णमाचारी को नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन शुरुआत में जो पूछा जाता है तो इनके सदस्य का नाम, तो शुरुआत में तो यही 6 थे जिसका मैंने नाम लिया है, ठीक है ना। तो विद्यार्थी इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। आने वाले दिनों में हमारा जो सबसे अच्छा टॉपिक है वह होगा कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कौन थे, और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना बनी थी उसका विस्तृत रूप से एक ही शब्द का व्याख्या करेंगे कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना था उसकी हम लोग गहन रूप से व्याख्या करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो विद्यार्थी जो मेन जो अधिनियम था संविधान के अंतर्गत, हमने उसको कुछ पॉइंट के द्वारा आपको बता दिया हूँ। और आपको यह वीडियो कैसा लगा बच्चों, आप हमको यह जरूर बताइएगा। और इसके अलावा कुछ बच्चे करें सर हिंदी पढ़ाने के लिए, देखो हिंदी का जो ग्रामर था मैंने उसको पढ़ा दिया हूँ, ठीक है ना। रचना अलंकार दोहा ये सभी जो है हम आपको पढ़ा दिए हैं। बाकी क्लास 10 और क्लास 12 की हिंदी जो है वह अप्रैल से चलेगी। जब नया सेशन चालू हो जाएगा तब उसमें हिंदी आपको पढ़ाई जाएगी। तब तक हम जो अपने GS को कंप्लीट कर लेंगे। हमारी GS जो लगातार चलती रहेगी, हम इसको संविधान खत्म करेंगे। संविधान खत्म होने के बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी हम सभी क्रमबद्ध तरीके से हम पढ़ेंगे। तो हमारी हिंदी और GK GS आपका लगातार चलता रहेगा। हिंदी भी कुछ दिन के स्टॉप हो गया है क्योंकि जो है एग्जाम हो चुका है, तो काफ़ी हमारा ज़्यादा यही महत्वपूर्ण है कि हमारा GK GS चल रहा है। विद्यार्थियों अगर आपको जो चीज़ न समझ आए आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको वो चीज़ दोबारा फिर से आने वाले वीडियो में हम आपको समझा देंगे, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और जाने से पहले आप इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक यू।